जन स्वराज की सरकार बनी, 1 साल में पलायन बंद, ये व्यवस्था कैसे होगा? सबको वोट नीतीश को हटाना है भाई। जनता का राज चाहिए, जन स्वराज चाहिए। हम नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहिए। मोदी कहेंगे तो वोट दीजिएगा। जो मोदी को वोट दिया है, आप बताइए बिहार से पलायन कब रुकेगा? बिहार में बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगी? आज तक मोदी जी ने ये नहीं कहा। और बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में मोदी फैक्ट्री कहाँ लगा है? वोट दीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री लगाइएगा, गुजरात में चलना चाहिए, चलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर 2025 को होंगे और चुनाव से पहले ही बिहार की राजनीति एक बार फिर सुलग रही है और इस बार चिंगारी लगाई है प्रशांत किशोर ने। एक ऐसा नाम जो ना किसी सत्ताधारी पार्टी में है ना किसी सरकारी पद पर, लेकिन जिसका प्रभाव हर तरफ महसूस किया जा रहा है। प्रशांत किशोर की इमेज एक साफ और ईमानदार नेता की तरह उभर रही है और उनकी इस इमेज का सबसे बड़ा कारण है उन्होंने बिहार के बड़े बड़े नेताओं पर खुले आम सवाल उठाए हैं। बीजेपी हो या आरजेडी, जेडीयू हो या कांग्रेस, कोई भी उनके निशाने से बचा नहीं। जमीन के डॉक्यूमेंट से लेकर नेताओं के पर्सनल रिकॉर्ड तक प्रशांत किशोर ने कई ऐसे दावे किए हैं जिन्होंने सियासत में हलचल मचा दी है। बिहार के लोग उन्हें सच बोलने वाला नेता समझते हैं, वहीं विपक्ष कह रहा है ये सिर्फ एक चुनावी चाल है। जिनके खिलाफ प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं वो अब या तो जवाब दे रहे हैं या कानूनी रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या एक नई राजनीति की शुरुआत है? क्या प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे और क्या वो बिहार को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकाल पाएंगे? दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे उन आरोपों की जो प्रशांत किशोर ने अलग अलग नेताओं पर लगाए हैं। और अगर आप प्रशांत किशोर की सोच और कहानी को और गहराई से समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनके डिटेल्ड बायोग्राफी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अशोक चौधरी से। प्रशांत किशोर ने हाल ही में बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर अशोक चौधरी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अशोक चौधरी ने पिछले 2 सालों में करीब 200 करोड़ की जमीन खरीदी है जो मानव वैभव ट्रस्ट के नाम पर ली गई है। इस ट्रस्ट से अशोक चौधरी के परिवार के कई लोग जुड़े हैं, जैसे उनकी बेटी, बहू और भाभी। प्रशांत किशोर का दावा है कि ये जमीनें अलग अलग जगहों पर ली गई हैं और इनमें फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज हो सकती हैं। अशोक चौधरी जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और बिहार सरकार में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर के पद पर हैं, ने इन सभी आरोपों को झूठा और बदनाम करने वाला बताया है। उन्होंने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस भेजा है जिसमें कहा गया है कि अगर वो अपने दावों को सबूत नहीं दे सकते तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। चौधरी का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए इल्जाम सिर्फ तभी माने जा सकते हैं जब उनके साथ क्रेडिबल प्रूफ हो। इस मामले में एक और नाम है सांभवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बेटी हैं। सांभवी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर समस्तीपुर से जीत हासिल की थी। प्रशांत किशोर ने उनके चुनाव में भी कुछ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन इस पर अब तक कोई लीगल रिस्पॉन्स नहीं आया है। कोट अनकोट प्रशांत किशोर अशोक चौधरी पर क्या बोलते हैं? अब आ जाइए अंतिम बात, सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी पर। अशोक चौधरी बिल्कुल सर्वदलीय है। सर्वदलीय इसलिए है कि ये खुद जदयू में है, बेटी लोजपा में है, उन्हीं के शब्दों में दामाद आरएसएस कोटा में भाजपा में है, तो कोई दल तो बचा नहीं है। इनके पिताजी और ये खुद पहले कांग्रेस में थे। हम लोगों ने आज के संदर्भ में आजकल देखते हैं हम लोग दल बदलते हैं। ये भाई साहब ने ऐसा गणित निकाला कि हर एक ही समय में सब दल में है। जनता किसी दल को वोट दे, अशोक चौधरी के पास ही जाना है। अब इन पर आरोप क्या लगाया गया है? आरोप लगाया मैंने कि आपने, ऐसी सामान्य चर्चा है बिहार में कि आपने अपने बेटी के लिए 25 करोड़ में टिकट खरीदा है। ये कोई प्रशांत किशोर थोड़ी नहीं कर रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में चर्चा है, गांव-गांव में चर्चा है। जिस दिन टिकट मिला इनके बेटी को उस दिन एलजेपी के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उस पर यह आरोप लगाया है और आप जैसे मीडिया बंधुओं ने उसको छापा है, मीडिया में न्यूज में चला है, आपको भी मालूम है। इन्होंने मानहानि का एक नोटिस भेजा तो उसका जवाब उनके वकील ने भेजा, हमारे वकील ने उसका जवाब दे दिया। अगला आरोप प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर लगाया। अपनी जन स्वराज यात्रा के दौरान उन्होंने बिहार के हेल्थ मिनिस्टर पर करप्शन के कई आरोप लगाए। सबसे बड़ा दावा था 1200 एम्बुलेंस की खरीदी को लेकर। उनका कहना है कि जिस मॉडल की एम्बुलेंस दूसरे राज्यों में
13 से 14 लाख में मिलती है, उसके लिए बिहार सरकार ने 21 से 22 लाख तक दिए। पीके का दावा है इस डील में पैसा बढ़ा चढ़ाकर दिया गया और सरकारी फंड का मिसयूज हुआ। उन्होंने इसे एम्बुलेंस स्कैम का नाम दिया और कहा इसमें कई करोड़ का नुकसान हुआ हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक और सीरियस आरोप लगाया। पीके के मुताबिक बीजेपी के बिहार यूनिट के प्रेसिडेंट दिलीप जायसवाल ने मंगल पांडे के परिवार को 25 लाख दिए। उनका कहना है कि यह पैसा दिल्ली में एक फ्लैट खरीदने के लिए लिया गया जो अलीगली मंगल पांडे के परिवार के नाम पर है। पीके ने यह भी कहा यह पैसा एक तरह का ब्राइब था, जिसके बदले में किशनगंज के एमजीएम मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला। पीके ने यह सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम कहा। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और प्राइसिंग डेटा का हवाला भी दिया। दूसरी तरफ मंगल पांडे ने इन सभी आरोपों को झुठला दिया। उनका कहना है कि एम्बुलेंस की खरीद प्रोसेस ट्रांसपेरेंट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक थी। 25 लाख के ट्रांजैक्शन पर पांडे कैंप का कहना है वो पैसा एक पर्सनल लोन था जो लीगल तरीके से दिया गया और वापस भी किया गया। उन्होंने कहा अगर किसी के पास सबूत है तो कोर्ट या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास ले जाए। प्रशांत किशोर का अगला आरोप था सम्राट चौधरी पर। प्रशांत किशोर ने बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी पर कई प्रश्न उठाए हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि सम्राट चौधरी ने अपनी मैट्रिक 10th की पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने डीलिट यानी डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स डिग्री प्राप्त करने का दावा किया है। पीके के मुताबिक बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था जिसमें बताया गया कि सम्राट कुमार मौर्य ने मैट्रिक में फेल किया था और उन्हें सिर्फ 234 मार्क्स मिले थे। किशोर ये भी कहते हैं कि सम्राट ने अपने नाम कई बार बदले हैं, पहले राकेश कुमार, फिर राकेश कुमार मौर्य, उसके बाद सम्राट कुमार मौर्य और आखिरी में सम्राट चौधरी। उन्होंने इस बात पर भी व्यंग्य किया कि नाम बदलने में सम्राट एक्सपर्ट है। इसके अलावा किशोर ने यह भी दावा किया है कि सम्राट चौधरी पर एक पुराना मर्डर केस था। उनके मुताबिक यह केस कांग्रेस के सीनियर नेता सदानंद सिंह के खिलाफ बॉम्ब फेंकने से जुड़ा था, जिसमें सम्राट तब के माइनर होने के कारण कुछ समय के लिए जेल भी गए थे। हालांकि सम्राट चौधरी ने इन सभी आरोपों को विरोध किया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपना एजुकेशनल और पर्सनल रिकॉर्ड पहले भी पब्लिक डोमेन में क्लैरिफाई किया है और अगर किसी के पास सबूत है तो वो कानूनी तरीके से सामने लाए। सम्राट चौधरी अपने फायर ब्रांड इमेज, मोदी भक्ति और एग्रेसिव कैंपेनिंग के लिए मशहूर है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें बिहार का मुख्य चेहरा बनाया था, जहां उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ तेज क्रिटिसिज्म किया। पीके के एलिगेशन ने उनकी इमेज को लेकर नए सवाल और जरूर खड़े कर दिए हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल वेट अभी भी बीजेपी के कोर बेस में बना हुआ है। प्रशांत किशोर कोट अनकोट सम्राट चौधरी पर क्या कहते हैं? सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि वो 10वीं का पास कब किए हैं, उन पर हत्या का आरोप है कि नहीं है। सम्राट चौधरी 1995 का मामला है मर्डर का। ये खबर कहां से आई है? ये खबर किसी ने तो दी होगी। जिस कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की हत्या हुई, जो कांग्रेस पार्टी भूल गई है, लेकिन लोगों को याद है, यही वो सम्राट चौधरी है जो नामजद अभियुक्त थे, जेल गए थे। आज सम्राट चौधरी को स्वीकार करना तो पड़ा है, हाँ भैया जेल गए थे और जेल से आने के बाद अपना नाम बदला था। जेल से बाहर कैसे निकले? कोर्ट ने बरी नहीं किया। इन्होंने नाबालिग होने का कागज लगाया और जुवेनाइल कोर्ट से नाबालिग होने के आधार पर इनको बाहर निकाला गया। और उससे बड़ी बात इस बात की इन्होंने कहीं घोषणा अपने इलेक्शन के एफिडेविट में नहीं की है। भैया या तो इनका इलेक्शन रद्द होगा, जो उनके खिलाफ लड़ा था वो जाके फाइल करेगा केस इनके खिलाफ। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लोकसभा एमपी डॉक्टर संजय जायसवाल पर कुछ स्पेसिफिक आरोप लगाए हैं, जिनमें उन्होंने फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का मुद्दा उठाया। पीके का दावा है कि संजय जायसवाल के पेट्रोल पंप से नगर पालिका की गाड़ियों के लिए फेक बिलिंग की जा रही है। उनका कहना था कि सरकारी गाड़ियों के नाम पर डीजल या पेट्रोल का बिल जनरेट होता है, लेकिन असल में वो फ्यूल डिस्पेंस नहीं किया जाता। पीके ने इसको पब्लिक फंड का मिसयूज बताते हुए कहा कि अगर उनके दावे गलत हैं तो संजय जायसवाल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और वो खुद जेल जाने के लिए तैयार है।
संजय जायसवाल ने इन एलिगेशंस को प्रचार स्तंभ और अफवाह का नाम दिया और पलटवार में कहा कि प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स दरअसल आरजेडी का हिडन एजेंडे का हिस्सा है। प्रशांत किशोर ने इसके जवाब में चैलेंज दिया कि अगर उन्होंने झूठ बोला है तो सबूत के साथ उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए, वरना जनता समझेगी कि बीजेपी के नेता अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अमित शाह के घुसपैठिए वाले स्टेटमेंट पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर देश में घुसपैठ हो रही है तो जिम्मेदारी सबसे पहले केंद्रीय सरकार और होम मिनिस्टर की बनती है। पीके ने यह सवाल उठाया था कि अगर किशनगंज, अररिया जैसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में घुसपैठिए आ रहे हैं तो यह सीधा अमित शाह और मोदी सरकार का फेलियर है, क्योंकि बॉर्डर कंट्रोल भी उनके पास है और इंटरनल सिक्योरिटी भी। पीके ने कहा कि घुसपैठिए सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बन गया है जिसका ग्राउंड रियलिटी से ज्यादा लेना देना नहीं है। उनका यह भी कहा कि अगर अमित शाह को लगता है कि बिहार या बंगाल में इन्फ्लेटेटर्स हैं तो वो पहले अपनी निजी जिम्मेदारी स्वीकार करें, फिर दूसरों को दोष दें। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने एक और मुद्दे पर अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाया। जब महाराष्ट्र में बिहारी युवाओं पर हमला हुआ था, पीके ने कहा था कि तब होम मिनिस्टर ने एक शब्द नहीं बोला। उनका कहना था कि देश के अलग अलग हिस्सों में जब बिहार के लोगों के साथ अन्याय होता है तो अमित शाह और बीजेपी की लीडरशिप चुप क्यों हो जाती है। पीके के स्टेटमेंट का ओवरऑल टोन ये था कि नेशनल सिक्योरिटी और माइग्रेंट इशू सिर्फ पॉलिटिकल टूल्स ना बन जाए। अगर असली समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी सीरियस होना चाहिए। प्रशांत किशोर कोट अनकोट अमित शाह पर क्या कहते हैं? अगर मोदी जी कह रहे हैं कि घुसपैठिया है तो 14 बरस से देश में शासन कौन चला रहा है? बॉर्डर का नियंत्रण किसके पास है? होम मिनिस्टर अमित शाह है कि नहीं है? अब बिहार में सरकार किसका है? तो अगर घुसपैठिया आया है तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी मोदी जी है, अमित शाह है, भाजपा और नीतीश कुमार है। दोस्तों, आज बिहार एक नए मोड़ पर खड़ा है जहां पुरानी राजनीति के साथ साथ नई सोच और नए नैरेटिव्स की जरूरत महसूस हो रही है। प्रशांत किशोर ने एक सवाल उठाया है, क्या बिहार वाकई बदल सकता है? क्या लोग अपने वोट से एक ईमानदार और विकसित बिहार की राह चुन सकते हैं? उन्होंने दिखाया है कि बदलाव सिर्फ नेताओं से नहीं, लोगों के फैसलों से आता है। जन स्वराज के जरिए वो एक ऐसी सोच लेकर आए हैं जहां सियासत का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सेवा है। आखिरकार बिहार का भविष्य ना किसी पार्टी के हाथ में है और ना ही किसी नेता के, वो है बिहार के हर एक वोटर के हाथ में। इस बार वोट सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बिहार को बदलने के लिए दीजिए। बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर सोचेंगे बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए और एक नए बिहार के सपने के लिए। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। ये मेरा प्रशांत सर पर तीसरा वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप प्रशांत किशोर को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि प्रशांत किशोर बिहार में सरकार बना लें। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करें।